अच्छी एजुकेशन आपके भविष्य को बनाती है और जाहिर सी बात है कि नई शिक्षा नीति में भी इसका ध्यान रखा गया है कि जो बच्चे पढ़कर निकले उनका भविष्य जो है वो बेहतर बन सके। अमूमन पिछले सालों में कई बार इस पर सवाल खड़े होते रहे हैं कि अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी बच्चे रोजगार से क्यों नहीं लग पाते हैं, क्यों अपना व्यापार खड़े नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ भोज विश्वविद्यालय के कुलपति जयंत सोनवलकर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर साधना पे आपका। और चूंकि बहुत ज्ञाता है सर आप, सवाल मेरा आपसे यही है कि नई शिक्षा नीति को अगर आपके नजरिए से हम समझना चाहें तो कैसी है सर? नई शिक्षा नीति के बारे में जानने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। आपको याद होगा कि प्राचीन भारत के समय विश्व के सभी लोग भारत में पढ़ने आते थे और उसके बाद जब अंग्रेजों की शिक्षा आई तो उसके बाद भारत की शिक्षा नीति में कुछ ढलान सा आया। और एक तरफ तो कोई कंट्रीब्यूशन कहा जाता है कि यूनिवर्सिटीज उन्होंने ही खोली हैं और आज का आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है उन्हीं के बारे में है। लेकिन नई शिक्षा नीति में पहली बार हम लोगों ने विहंगम दृष्टि से ध्यान रखते हुए ये तय किया है कि विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाया जाए और विद्यार्थी यदि चाहे तो अपना व्यवसाय स्वयं प्रारंभ करे, वो चाहे तो कहीं भी अच्छी नौकरी पाने के लिए कोशिश करे और उसको सफलता मिले। पुराने समय में जो 64 कलाओं की बात होती थी वो अब मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के नाम पे होगा और इस तरीके से जो आज साइंस का विद्यार्थी है वो आर्ट्स भी पढ़ पाएगा, आर्ट्स का 1 या 2 पेपर कर पाएगा। आर्ट्स का विद्यार्थी यदि उसका बहुत इंटरेस्ट बायोलॉजी में या साइंस में है तो वो साइंस भी पढ़ पाएगा। इंजीनियरिंग का विद्यार्थी लैंग्वेज भी पढ़ पाएगा और लैंग्वेज का विद्यार्थी इंजीनियरिंग का 1 पेपर भी कर पाएगा। वैसे तो ये प्रथा विदेशों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT में बहुत सालों से चल रही है, जिसमें यदि आप हार्वर्ड या MIT में किसी के भी एक विद्यार्थी हैं तो आप किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। हर सेमेस्टर में 1 कोर्स, इस तरह आपको 4 कोर्स हर सेमेस्टर में 1-2 साल में करने की सुविधा उपलब्ध है। तो आप कुछ लोग कह सकते हैं कि शायद ये आइडिया वहां से आया होगा, ऐसी बात नहीं है। जब विस्तार से चर्चा हुई और ये पहली बार शिक्षा नीति को लागू करने और बनाने के पहले करीबन 1.5 लाख लोगों को से चर्चा हुई है और 1.5 लाख सुझावों पे भी चर्चा हुई है। तो इतने विहंगम स्तर पर चर्चा पहली बार देश में हुई है और आगे आने वाले 50 वर्षों के लिए शिक्षा नीति बनी है जो हमें वापस विश्व में उज्जवल स्थान, उच्च स्थान स्थापित करने के लिए प्रयास करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके लागू होने के बाद हम लोगों का जो भारतवर्ष का शिक्षा के बारे में जो स्थान है विश्व में वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर उम्मीद करते हैं कि अच्छा स्थान मिले, लेकिन एक सतही तौर पे जो चीज़ें हैं जो हम छात्रों में देखते हैं, चाहे वो 10वीं के एग्ज़ाम हो, 12वीं के एग्ज़ाम हो, एक बहुत जटिलता उसमें देखने को मिलती है बच्चों के लेवल पे कि 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन करना एक बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता है, लेकिन देखने में ये आता है कि ये सब करने के बाद भी रोजगार नहीं है। तो सर इस दिशा में ताकि ये पढ़ाओ तो आए, लेकिन इस पर ज्यादा ना फोकस करते हुए इन बातों पे कि कितना आपने ज्ञान लिया है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है और मैं भी इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। इसीलिए उन्होंने इसमें मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री का प्रोविजन रखा है। तो विद्यार्थी चाहे तो 10वीं के बाद भी अपना रोजगार प्रारंभ कर सकता है और 12वीं के बाद भी कर सकता है। तो ये जो ITI और पॉलिटेक्निक वाले ट्रेड हैं ये धीरे से हमारे 12th के एजुकेशन में समाहित होने वाले हैं और जैसे ही ये समाहित हो जाएंगे तो आप सही कह रहे हैं, अभी बच्चों में 10वीं करने के लिए बहुत चिंता और बहुत टेंशन रहता है, तनाव रहता है। 12वीं करने के लिए तो बहुत ज्यादा तनाव रहता है और उस तनाव के आधार पर ही हम देखते हैं बहुत से बच्चे उस तनाव को झेल नहीं पाते और कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। अब क्योंकि उसका कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चों से साइंस नहीं की अच्छे से पढ़ी जाती, तो बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें होगा, बच्चे की रुचि जहां होगी, वो विषय यदि उसको पढ़ाया जाएगा तो बच्चा अच्छा कर पाएगा। तो बच्चों की रुचि को जानते हुए जब हम बचपन से उसे संगीत भी सिखाएंगे, आर्ट्स भी सिखाएंगे, बहुत से बच्चे फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो फाइन आर्ट्स में क्या रोजगार नहीं है, लेकिन
हम अभी तक ये सोचा जाता है कि जब तक वो हमारा बच्चा इंजीनियर नहीं होगा हम वो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, जबकि हम ये पाते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी बच्चे दूसरी तरफ चले जाते हैं, कुछ और नौकरी करने लगते हैं। तो इसी तरीके से यदि हमें बचपन से पता होगा कि बच्चे की रुचि किधर है और उस तरह की शिक्षा उसको देने की सुविधा मिलेगी, तो निश्चित रूप से उसको अच्छा ज्ञान भी प्राप्त होगा, उसकी रुचि बनेगी, तनाव कम होगा और तनाव कम करने के बाद उसमें उसको जॉब्स लेने के लिए बहुत सारी सुविधाएं होगी। बिल्कुल, आपने कहा कि कोई बच्चा कुछ करना चाहता है लेकिन हम उसको कुछ और कराना चाहते हैं, तो सर कई बच्चे ऐसा जो है अपनी जान के साथ खेल जाते हैं, तो क्या कुछ और संभावनाएं आपको लगती हैं कि की जा सकती हैं कि जो बच्चा अगर आपको लगता है कि ये इसमें ज्यादा बेहतर कर सकता है तो वो वही करे? क्योंकि अभी देखने में ये आता है कि हमारे दोस्तों ने अगर कुछ कर लिया है तो वो हमको उसी में करना है, लेकिन जब अपनी पढ़ाई पूरी होती है तो फिर वो मंजिल नहीं मिल पाती जिसकी कल्पना हम करते हैं। इसीलिए देखिए, बच्चे की, मैंने आपसे पहले ही कहा कि बच्चे की रुचि के आधार पे यदि उसको शिक्षा दी जाए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा उसमें, और उसको वो इंटरेस्ट यानी रुचि पैदा होगी तो वो उसमें अच्छा करेगा भी। और अच्छा करने के लिए बच्चे को अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। जो बहुत मूल परिवर्तन इस शिक्षा नीति के बाद आ रहा है, इसमें बहुत जगह ये कहा गया है और अच्छी तरह से कि बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंस को इंटरेस्टिंग बनाना ही शिक्षक का धर्म है, जो आज तक शिक्षा नीति में पिछले 150-200 सालों में कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। मतलब आप यदि अपनी शिक्षा की बात याद करें, हमें शिक्षा की बात याद करें, तो हमारे स्कूलों में बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन कुछ टीचर्स की क्लासेस हमको अच्छी नहीं लगती थी और कुछ की हमेशा अच्छी लगती थी। तो यदि सब मिलकर ये तय करें, सारे शिक्षक मिलकर ये तय करें कि बालक के स्कूल के और बालक के महाविद्यालय के अनुभव को रुचिकर बनाना है और उसके लिए प्रयास करें, तो वो प्रयास ऐसा होगा कि रुचिकर यदि हमने उसको बना दिया, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री यदि हम एग्जाम्पल से बताने लगे, एक्सपेरिमेंट से बताने लगे, उनको विजिट्स करके बताने लगे, तो जब विजिट्स करके बताने लगेंगे तो उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, यानी खुद जाके देखेंगे, कुतुब मीनार देखेंगे, आगरा का ताजमहल देखेंगे, जो भी देखेंगे, खजुराहो देखेंगे तो वो पता लगेगा क्या है, कुछ भी देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा क्या है। तो ये जब तक हम शिक्षक ये तय नहीं करेंगे, ये पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों की है, इसमें विद्यार्थियों का रोल बहुत कम है। और शिक्षक अपनी बेशक कह सकता हूं कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने में अभी सक्षम नहीं है और उन्हें ये पूरी तैयारी भी नहीं है, उनकी ये ट्रेनिंग भी नहीं है कि शिक्षण के प्रक्रिया को रुचिकर कैसे बनाया जाए। इसी सवाल पर आपके पास आने वाला भी था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक ही चीज को दो लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं, कोई बहुत आसानी से उस बात को बच्चों तक उतार देता है, लेकिन कोई 5 बार या 10 बार भी समझा नहीं पाता। तो आपको क्या लगता है कि सर जो बेसिक जो शिक्षा होती है, जो हम शुरुआती दौर में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, टीचर का कितना रोल हो जाता है? क्योंकि अगर हमने उसको ए फॉर एप्पल सिखा दिया तो वो पूरे जीवन भर याद रखेगा कि ये ए फॉर एप्पल है। तो शिक्षक का कितना अहम रोल होता है? और हमने देखा है कि आज छोटे छोटे जो स्कूल हैं वहां पर कम पैसों में शिक्षक हायर हो जाते हैं, तो जैसे शिक्षा होगी उनकी वैसी शिक्षा दी जाएगी। देखिए, इसमें सारे इकोसिस्टम को बदलना पड़ेगा हमें। मतलब शिक्षण की पद्धति, जैसे बीएड कोर्स, तो एनसीटी ने, राष्ट्रीय काउंसिल ने वो कोर्स अब 2 साल से बढ़ा के 4 साल का कर दिया है। तो 4 साल तक उसको ट्रेनिंग दी जाएगी कि शिक्षण की पद्धति क्या हो। यदि शिक्षण की पद्धति आप बताएंगे तो ही तो शिक्षक अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा, और शिक्षक यदि उस पद्धति से क्लास में पढ़ाएगा तो बच्चों को रुचिकर लगेगा। तो ये स्कूलों के लिए तो है, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज के लिए अभी कहीं कोई बंधन नहीं है। मैंने पीएचडी की और मैं सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया, एनईटी एग्जाम दी और असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया, लेकिन मुझे कोई नहीं बताता कि मुझे पढ़ाना कैसे है, बच्चों को रुचिकर कैसे बनाना है। तो इसलिए अब नई शिक्षा नीति में शिक्षक के शिक्षण पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है, और जब तक शिक्षक के शिक्षण पर ध्यान नहीं दिया होगा, उसके प्रशिक्षण पे ध्यान नहीं होगा, तब तक ये हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा कि विद्यार्थियों को, पहली बात, विद्यार्थियों को जो ज्ञान हम देना चाहते हैं वो मिले, और दूसरी बात, जिस अच्छे तरीके से, रुचिकर तरीके से हम देना चाहते हैं वो मिले, और तीसरी बात, वो उसे जीवन भर याद रखे, और चौथी बात, उसका उपयोग करके वो अपने जीवन को खुशहाल बनाए और समाज को खुशहाल बनाए।
क्योंकि यदि शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान का हम अपने जीविका के लिए उपयोग न कर पाए और जीविका के साथ साथ हम एक अच्छा नागरिक न बना पाए तो ऐसी शिक्षण पद्धति का लाभ ही क्या है। बिल्कुल, आपने कहा कि शिक्षा नीति अगले 50 वर्ष के लिए है, लेकिन सर बहुत सवाल होते हैं कि जब कोई बच्चा एग्जाम फाइट करता है तो उसके दिमाग में एक चीज होती है कि उसको इतने % लेके आना है, या कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसको दिमाग में रहता है कि मुझे जो होमवर्क दिया है वो पूरा करना है। तो आपने तनाव की भी बात की, दबाव की बात की, लेकिन ये दबाव कहीं ना कहीं उसके भविष्य को खराब करता है। तो क्या कुछ और प्रावधान इसमें किए जा सकते हैं कि जोर इस बात पर नहीं हो कि कल मुझे क्या होमवर्क करना है, जोर मुझे इस बात पर नहीं हो कि कितने %, बल्कि जो ज्ञान है वो ले सके ताकि भविष्य बेहतर हो। आप यदि गुरुकुल सिस्टम को देखेंगे तो गुरुकुल सिस्टम में हमेशा से ये बात आती थी कि ज्ञान पे जोर दिया जाता था, कभी % पे जोर नहीं दिया जाता था। और वो गुरुकुल सिस्टम के हटने के कारण ही आज का जो प्रतियोगी वर्ल्ड है, प्रतियोगी दुनिया है, जिसमें चारों तरफ प्रतियोगिताएं हम देखते हैं। बच्चा बहुत बचपन से सीखता है कि हमें फर्स्ट आना है, हमें फर्स्ट आना है। वो दबाव उसको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं से रहता है। स्कूल के एडमिशन का जब टेस्ट होता है तो माँ बाप उसको 4-5 दिन से इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि यदि तुम्हारा इस स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ तो जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। और अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें, उसे रंग सिखाते हैं, उसे गिनती सिखाते हैं, उसे ये सिखाते हैं, उसे वो सिखाते हैं। तो बच्चे को दबाव बचपन से ही मिलना शुरू हो जाता है, बल्कि स्कूल जाने के पहले से। तो मैं पेरेंट्स से भी ये निवेदन करूंगा कि वो बच्चों पे अनावश्यक दबाव ना डालें, क्योंकि यदि पेरेंट्स अपनी इच्छा से इंजीनियरिंग नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, और वो बालक को जबरदस्ती इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो अपनी इच्छाएं जब बच्चों के ऊपर पूर्ति करना चाहते हैं, वहीं से समस्या शुरू होती है। तो उनका ये होना चाहिए। और इसलिए अब जितने भी आप आर्टिकल अखबारों में पढ़ते होंगे, मैगजीन्स में पढ़ते होंगे, सारे साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं बच्चों को आप ये सिखाएं कि आप ज्ञान प्राप्त करें, नंबर की दौड़ में नहीं भागें। तो जब नंबर की दौड़ में नहीं भागेंगे, लेकिन वो इतना भी पीछे न रख दें उन्हें कि वो बिल्कुल कैजुअल हो जाए, क्योंकि वही उम्र होती है जब हमारी जिंदगी बनती है, संवरती है। यदि हमने उस उम्र में अच्छा सिखा दिया तो बच्चा सीख गया, यदि उस उम्र में हमने अच्छा नहीं सिखाया तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो अब वो फिर बाद में आपको ये भी ब्लेम कर सकता है, आप ही ने कहा था नंबर की ध्यान ना दो तो मैंने पढ़ाई नहीं की। वो भी जिम्मेदारी फिर पालकों के ऊपर आ जाएगी। तो एप्रोप्रिएट बात सामने रखें, उनको बताएं कि अच्छा पढ़ने से आप यहाँ बन सकते हैं और ये ऑप्शंस आपकी जिंदगी में है। पालकों का रोल थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है, शिक्षकों का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय बच्चों के। बच्चे तो अपने वातावरण से ही सीखते हैं। यदि शिक्षक उनको सही गाइडेंस देंगे, मार्गनिर्देशन देंगे और पालक समय देंगे। आज की समस्या है पालकों के पास समय नहीं है। वो जो बिजनेस वाले हैं, वो जो सुबह 10 बजे दुकान पे गए तो रात के 10 बजे आएंगे, उसके बाद बच्चों से बात करने का समय नहीं होता है। जो जॉब वाले बड़े शहरों में हैं, उनके पास भी ये समस्या है। सुबह 7:28 की लोकल बॉम्बे वाले को पकड़नी है और शाम की 7:35 की लोकल लेके वो 9 बजे घर पहुंचता है, तो उसके बाद बच्चों की बात करने का समय नहीं है। तो अब कोशिश ये करनी है हमें कि जितना भी समय हमारे पास है, हमें बच्चों से बात करनी है। बिल्कुल सर, आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि चूंकि हम शिक्षा नीति पे बात कर रहे हैं, नहीं, स्कूल व्यवसाय बन गया है सर, चूंकि आप कुलपति हैं और बहुत नजदीक से तमाम चीजों को देखते हैं, और इस व्यवसाय की दौड़ में शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो हाशिए पर चली गई है सर। इसको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, मेरे सोचने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने स्तर पे तो कोशिश करता ही हूं। लेकिन नई शिक्षा नीति में गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत अधिक जोर दिया गया है। हर स्तर पे ये कहा गया है अब 3 तरह के विश्वविद्यालय होंगे। एक प्योरली रिसर्च यूनिवर्सिटी होगी जिसमें केवल अनुसंधान होगा, वहां पढ़ाई नहीं होगी। एक प्योरली पढ़ाई वाली विश्वविद्यालय होंगे, महाविद्यालय होंगे, जहां केवल पढ़ाई होगी, रिसर्च पे कम ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं दिया जाएगा, टीचर्स को तो रिसर्च करना ही है। तीसरे तरह के मिक्स्ड विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जिसमें रिसर्च और टीचिंग दोनों होगी। तो अब जब रिसर्च यूनिवर्सिटी बनेगी, और ऐसा सारा रिसर्च हमको देश में ऐसा बनाना है कि जो भारत के लिए उपयोगी हो। अभी तक हम ऐसा अधिकांश रिसर्च ऐसे करते हैं जो किताबी काम का होता है। तो जब तक हमारा रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारा अनुसंधान पहचाना नहीं जाएगा, बात नहीं की जाएगी, तो इसलिए तब तक गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी। अभी किसी टीचर को यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो लेटेस्ट रिसर्च को क्लास में पढ़ाए।
क्लास में वो वही पढ़ा रहा है जो उसने 20 साल से पढ़ा रहा है, और उसने भी वही सीखा है जो उसके गुरु ने 20 साल से पढ़ाया है। तो आपको कई बार तो ऐसे नोट्स देखने मिलते हैं आज के टीचर्स के हाथ में जो अमूमन 40 साल पुराने होते हैं, उनसे ही पढ़ाई हो रही है। तो ऐसी पढ़ाई किस काम की? वो पढ़ाई हटे, इसलिए हमने भोज विश्वविद्यालय में भी आधुनिक तरीके से, यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटीज का सिस्टम है कि विद्यार्थियों को यहाँ टीचिंग मटेरियल दिया जाता है। यहाँ टीचिंग मटेरियल जब मैं आया तो मैंने देखा यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी पुराना हो गया था, 10 साल से ज़्यादा पुराना हो गया था। तो मैंने 400 प्रोफेसरों से पूरे देश में बात करके आधुनिकतम तरीके से जो अद्यतन ज्ञान है उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए स्टडी मटेरियल बनाया है। और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे नई स्टडी मटेरियल का हमारे केवल भोज विश्वविद्यालय के ओपन सिस्टम के विद्यार्थियों में ही मांग नहीं है, हमारे टीचर्स जो रेगुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर्स हैं वो मांग रहे हैं, बोले हमें इससे पढ़ाने में सुविधा होगी, आप हमें ये दीजिए। तो जब तक गुणवत्ता पे आप इस तरह से ध्यान नहीं देंगे तब तक गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी। सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भोज विश्वविद्यालय के कुलपति जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि टीचर की जो शिक्षा होती है उस पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बेहतर टीचर जो है एक बेहतर छात्र और उसके भविष्य का निर्माण करता है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हमको नंबर नहीं बल्कि ज्ञान के पीछे भागना चाहिए। ये जो नई शिक्षा नीति है अगले 50 सालों के लिए उम्मीद करते हैं कि कारगर साबित होगी, और जो इजीली जो ज्ञान को लिया जा सकता है उस इस नई शिक्षा नीति के जरिए उसको लिया जा सकेगा। क्योंकि अभी तक जो नीति रही है अंग्रेजों के ज़माने की रही है, और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि उसका खामियाजा जो है वो छात्रों को भुगतना पड़ा है कि पढ़ाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी वो बेरोजगार रह पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति छात्रों का बेहतर भविष्य बन पाएगी। कैमरा पर्सन दशरथ शाहिद के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज़, भोपाल।